A very good morning to all of you. I am Professor Ansari Abdullah. Today we are going to discuss the first chapter of environmental studies, in which we are going to discuss about the pollution, cause, effects and their control measures. As you can see on your screen, firstly we are going to discuss what is pollution. Pollution may be defined as the undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, water and land that may be harmful to human life and other animals' living conditions, industrial processes and cultural assets. Pollution can be natural or man-made. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है तो डिस्कस करने वाले हैं हम इस फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ पॉल्यूशन? द डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। पॉल्यूशन को डिफ़ाइन किया गया है किस तरह से कि अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी इन्वायरमेंट के किसी भी आस्पेक्ट में होने वाले जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो फिज़िकल चेंजेस हो, उनके केमिकल चेंजेस हो या बायोलॉजिकल चेंजेस, वाटर एंड लैंड, दैट मे बी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ एंड अदर एनिमल्स लिविंग कंडीशंस एट्सेट्रा। एयर, वाटर एयर और लैंड, इन तीन चीज़ों में जो भी चेंजेस होते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन कहा जाता है। अनडिज़ायरेबल चेंज मतलब ऐसे चेंजेस जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह होते हैं। ऐसे चेंजेस जब एयर, वाटर और लैंड में देखने को मिलते हैं, उसे पॉल्यूशन कहा जाता है। द एजेंट्स दैट पॉल्यूट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूशन जिस वजह से होता है, जिन एजेंट्स की वजह से होता है, जो चीज़ें पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसे पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स? पॉल्यूटेंट्स आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मैंस एक्शन। पॉल्यूटेंट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं? ये मैंस एक्शन, ह्यूमन बीइंग्स की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कोई ना कोई एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जो है तो क्रिएट होते हैं इन द इन्वायरमेंट। अब पॉल्यूटेंट्स जो है तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग शक्लों में पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ डिपॉजिटेड मैटर। डिपॉजिटेड मैटर मतलब जमी हुई धूल होती है, डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे घरों से जो निकलने वाला वेस्ट होता है वो हो गया। जब ये एक जगह डिपॉजिट होता है तो ये क्या करता है? इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। इसी तरह से गैसेस, हार्मफुल गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हैलोजन, ये इनके सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, बट ये किस तरह से पॉल्यूट करते हैं? गैसियस फॉर्म में इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इसी तरह से मेटल्स होते हैं, लीड, जिंक, आयरन एंड क्रोमियम। देन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? बेंजीन, ईथर, एसिटिक एसिड। दीज आर द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स है, ऐसे पार्टिकल्स जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, उन्हें इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। उनकी एग्जांपल्स दी हुई है, बेंजीन, ईथर, एसिटिक एसिड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। इसी तरह से एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के दौरान जो वेस्ट क्रिएट होता है, जो वेस्ट इन्वायरमेंट में फैलता है, उसकी वजह से क्या होता है? उस पर्टिकुलर एरिया का जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता है, वो गंदा होता है। अब उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो पेस्टिसाइड्स जो यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ होते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए, उसके ज़्यादा यूज़ करने से की वजह से जो है तो पॉल्यूशन बढ़ता है और ये एक पॉल्यूटेंट्स के तौर पर काम करते हैं। इसी तरह से फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल है ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एल्डिहाइड्स, इथिलीन। दीज आर द फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स। इसी तरह से रेडिएशन पॉल्यूटेंट्स कौन सा है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव फॉलआउट्स ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट,
जो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस होते हैं। फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? ओजोन है, ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये सारे जो है तो पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल है। पॉल्यूटेंट्स अलग अलग शक्लों में पाए जाते हैं। ये सॉलिड भी होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। सो दीज आर द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो ऐसे मटेरियल जो पॉल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, इन पॉल्यूटेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉल्यूटेंट्स विच डिग्रेड एट वेरी स्लो पेस बाय द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो डिग्रेड होते हैं बहुत ही धीमी रफ्तार से डिग्रेड होने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जिनको पॉल्यूट होने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। These are inorganic compounds such as salt, metallic oxide, waste producing materials, and materials like aluminium, mercuric salts, and even DDT. These continue to accumulate in the environment. ये ऐसे materials हैं जो inorganic होते हैं, जिनमें ये नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कार्बन नहीं पाया जाता। ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहे जाते हैं। इसी तरह से सेकंड जो टाइप है पॉल्यूटेंट्स की, वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। दीज इंक्लूड्स डोमेस्टिक सीवेज दैट इजीली डिकम्पोज अंडर नेचुरल प्रोसेस एंड कैन बी रैपिडली डिकम्पोज बाय नेचुरल आर्टिफिशियल मेथड। ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक सीवेज, मतलब जो हम डेली यूजेज में जो घरों पर जो चीज़ें हम लोग वेस्ट के लिए हमारे घरों से जो चीज़ें निकलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक सीवेज के ज़रिए ये चीज़ें जो है तो आसानी से डिकम्पोज हो जाती है, नेचुरल प्रोसेस हो जाती है, आसानी के साथ डिकम्पोज हो जाती है, और डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड्स के ज़रिए भी इसे डिकम्पोज किया जा सकता है। These cause serious problems when accumulate in large amounts as the pace of deposition exceeds the pace of decomposition of disposal. अब जब ये पॉल्यूटेंट्स एक जगह बहुत तेज़ी से जमा होने लगते हैं तो ये हार्मफुल इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ये नुकसानदेह साबित होते हैं उस जगह के इन्वायरमेंट के लिए, उस जगह पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इस नेचर के बेस पर पॉल्यूटेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन वी हैव सीन दैट नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड द अदर वन द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो की गई है वो नेचर ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर दे रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। पॉल्यूटेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू टाइप्स। अब पॉल्यूशन जब उसके सोर्स से निकलता है, इन्वायरमेंट में आता है, तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, फर्स्ट टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फॉर्म। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? विच आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम सम इनडिफिनिट आइडेंटिफाइबल सोर्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कुछ आइडेंटिफाइबल सोर्स से डायरेक्टली निकलकर इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं, उन्हें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मतलब ये किसी और चीज़ के ज़रिए नहीं बल्कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं। इसमें पहला जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सल्फ़र कंपाउंड हो गए, प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। अब सल्फ़र कंपाउंड्स किस तरह से एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल के बर्निंग होने से, उसके कंजम्पशन से जो है तो ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो है तो एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं। इसी तरह से कार्बन कंपाउंड्स, देन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स, then particles of different sizes and substances. These are found suspended in air. The fine particles below diameter of 100 micrometer are more abundant and include particles of metal, carbon, tar, pollen, fungi, bacteria, silicates and others. अब ये सारे क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो किसी आइडेंटिफाइबल सोर्स, मतलब कोई किसी ऐसी चीज़ से डायरेक्टली इमिट होकर के
इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट वन दैट इज़ द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी इमिटेड पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। अब सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या होते हैं? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली इमिट होते हैं किसी सोर्स से, उसी के कॉम्बिनेशन में, मतलब उसी के साथ जो है तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी जो है तो प्रोड्यूस होते हैं। उसके एग्जांपल क्या है? इन ब्राइट सनलाइट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम गैसोलीन दैट forms peroxyacetyl nitrate and ozone. Both them are toxic components of smog and cause smarting. Now we will see the types of pollution. अब पॉल्यूशन जो है तो हार्मफुल इम्पैक्ट छोड़ने वाली जो चीज़ें होती है, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है, नुकसानदेह असरात छोड़ती है इन्वायरमेंट में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं उनके ऊपर। तो पॉल्यूशन के जो है तो डिफरेंट टाइप्स है, ये अलग अलग शक्लों में जो है तो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन क्या होता है? ऐसी आलूदगी, ऐसी गंदगी, ऐसी हार्मफुल, ऐसी नुकसान देने वाली चीज़ें जो हवा में शामिल होती है और हवा को गंदा करती है, उसे कहा जाता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज़ वन सच फॉर्म दैट रिफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ एयर irrespective of indoors or outdoor, a physical, biological or chemical alteration to the air in the atmosphere can be termed as pollution. अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है? बायोलॉजिकल और केमिकल अल्टरेशन टू द एयर। जिस फ़िज़ा में, जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, उसमें जो गंदगी शामिल होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। एयर पॉल्यूशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है? प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन द एयर इन सच कॉन्सेंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। अब एयर में पॉल्यूटेंट्स का इस मिकदार में शामिल होना, इतनी मिकदार में शामिल होना कि उसकी वजह से उस जगह पर रहने वाले जितने भी जानदार हैं उनके ऊपर वो नुकसानदेह असरात छोड़ दें, उसे क्या कहा जाता है? एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन का सबसे मेन जो है तो हार्मफुल इम्पैक्ट इंसानों के ऊपर क्या होता है? सबसे मेन हार्मफुल इम्पैक्ट ये होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितने भी जानदार इन्वायरमेंट में रहते हैं वो खुली हवा में सांस लेते हैं। तो सबसे मेन इम्पैक्ट इसका क्या होता है कि ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है तो क्रिएट करता है अमंग द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस जगह पर रहने वाले तमाम जानदारों में जो है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है तो ज़ाहिर होती है। अब इसके कॉज क्या होते हैं? किस वजह से एयर पॉल्यूशन होती है? तो एयर पॉल्यूशन की जो पहला कॉज है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सल्फर डाइऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड द अदर फैक्ट्री कंबस्टिबल्स इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब जो फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो पेट्रोल, डीजल, मोटर व्हीकल के लिए यूज़ होते हैं या इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसकी वजह से क्या होते हैं? जो धुआं हवा में शामिल होता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूट होती है। उसकी वजह से हवा क्या होती है? आलूदा होती है, गंदी हवा में जो है तो आलूदगी बढ़ती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो पेट्रोल, डीजल, जो मोटर व्हीकल में यूज़ होता है, ये धुएँ की शक्ल में क्या होता है? हवा में शामिल होता है और हवा को आलूदा करता है। सो पहला कॉज एयर पॉल्यूशन का क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। दूसरा कॉज जो है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है तो ह्यूमन बींग्स के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है डे टू डे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ज़रूरी होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ज़रिए ही ह्यूमन बींग्स अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एयर पॉल्यूशन के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है? So ammonia is very common byproduct from agricultural related activities and is one of the most hazardous gases in the atmosphere. अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे ज़्यादा क्या जनरेट होती है? अमोनिया जनरेट होती है। अमोनिया जो है तो गैसेस फॉर्म में एयर में शामिल हो जाती है। अमोनिया गैसेस फॉर्म में जब एयर में शामिल होती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है किसी भी इन्वायरमेंट को
किसी भी इन्वायरमेंट के लिए, और वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए क्या करती है, ये हार्मफुल इम्पैक्ट, इसके जो है तो नुकसानदेह असरात ये हवा में छोड़ती है। अब ये किस वजह से शामिल होती है हवा में? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जब होती है तो फसल को महफूज रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए जो है तो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको कीड़े मकोड़ों से महफूज रखने के लिए। इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जब की जाती है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए क्या यूज़ होते हैं? फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं। फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं कि सॉइल की, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी मतलब जिसे हम मिट्टी की जरखेज़ी कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। अब ये फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी सी चीज़ें जब यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, जब यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स जो तो इमिट होते हैं वो एयर में। ये सारे फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब क्या होते हैं, ये एक हार्मफुल केमिकल रिलीज़ करते हैं एयर में, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, एयर पॉल्यूशन जो है तो क्रिएट होता है। देन एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़। अब फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो डायरेक्टली हवा में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है तो एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल इनटू द एयर। अब ये सारे जो है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब क्या है, ये फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं या हवा को आलूदा करते हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम रिफाइनरीज़, जो पेट्रोल रिफाइनरीज़ जो होती है, जो पेट्रोल को रिफ़ाइन करने का काम करती है, वहाँ से भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स और डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स जो है तो रिलीज़ होते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब रिलीज़ होती है तो ये हवा को आलूदा करती है। So these are the causes of the air pollution. The first one, that is the burning of fossil fuel, agricultural activities, exhaust from the factories and industries. Now the fourth one, that is the mining operation. अब mining क्या होती है? जब किसी भी मिनरल को निकालने के लिए किसी ज़मीन की खुदाई की जाती है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़मीन को क्या किया जाता है, डीप कटिंग की जाती है, उस वहाँ पर खुदाई की जाती है ताकि वहाँ से जो मिनरल्स है उसको निकाला जा सके। अब जब माइनिंग के लिए जब ज़मीन में डीप कटिंग की जाती है, जो मशीन्स लगाते हैं उसके ज़रिए डीप कटिंग की जाती है मिनरल्स को निकालने के लिए, तो उससे क्या होता है कि एयर जो है तो पॉल्यूट होती है। क्यों पॉल्यूट होती है? क्योंकि डस्ट जो है वो हवा में शामिल होता है। जब ज़मीन की खुदाई की जाती है तो उससे डस्ट निकलता है, वो हवा में जा कर के शामिल होता है और उस जगह की हवा को क्या करता है, वो गंदा करता है। देन इंडोर एयर पॉल्यूशन क्या होती है? हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पेंटिंग सप्लाइज इमिट टॉक्सिक केमिकल। जो हम घरों में क्लीनिंग के लिए जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं और जो पेंटिंग के लिए जो कलर्स और अदर थिंग्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? इंडोर एयर पॉल्यूशन कहलाता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? ये एक्रोनिम होते हैं। इसको एक्रोनिम क्या होता है? SPM के ज़रिए इसको जाहिर किया जाता है। इट इज़ द अनदर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मतलब जो एयर में, खुली हवा में किसी भी तरह से जो है तो पार्टिकुलेट मैटर शामिल हो जाते हैं, ये भी क्या होता है? कॉज ऑफ द पॉल्यूशन होता है। अब टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स जो है तो दो टाइप होती है एयर पॉल्यूटेंट्स की, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी टाइप कौन सी होती है? प्राइमरी सोर्स जो होते हैं डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस कैन बी कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर इज़ द सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ इमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज। डायरेक्टली हवा में जो चीज़ें शामिल होती है, हवा को गंदा करने वाली जो गैसेस होती है या लिक्विड होता है या सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जो डायरेक्टली हवा में शामिल हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इसकी एक एग्जांपल है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज से जो धुएँ निकलते हैं उसमें क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये हवा को डायरेक्टली गंदा करता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलकर के
उस जगह के एटमॉस्फेयर को आलूदा करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, उसे कहा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलकर के जो है तो पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। सो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर दोज वंस कॉज्ड बाय द इंटरमिंगलिंग एंड रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलने के बाद जो है तो हवा को गंदा करते हैं। इस कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर हैज़ इंक्रीज 20% ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो 20% में इजाफा हुआ है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, नोजिया होता है, हेडेक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो एयर में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेज जो है तो ह्यूमन बींग्स में ऑकर होती है। इसमें कौन से है, एक तो हेडेक होता है, दूसरा नोजिया होता है। Its increase in air may cause greenhouse effect, rise in the atmospheric temperature. This may melt the polar ice, resulting in rise in level of ocean and flooding of the coastal region. अब कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर में बढ़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, जो पोलार आइस होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो स्नो कवर्ड एरियाज़ है, बर्फीले इलाके, वहाँ की बर्फ़ क्या होती है, पिघलने लगती है और ये आकर के ओशंस में आकर के मिलती है, जिसकी वजह से सी लेवल, जो समुंदर की सतह है, वो बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कॉमन एयर पॉल्यूटेंट है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड किस जगह से एटमॉस्फेयर में शामिल होता है, ये मोटर व्हीकल्स से जो निकलने वाले धुएं हैं उसकी वजह से जो है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो एटमॉस्फेयर में शामिल होता है। ये सबसे ज़्यादा, ये बेसिकली क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं, जो पेट्रोल डीजल मोटर व्हीकल में इस्तेमाल होते हैं, उसकी वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो एयर में शामिल हो जाता है। इसी तरह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दीज इंक्लूड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच रिलीज बाय द ऑटोमोबाइल्स एंड द केमिकल इंडस्ट्रीज। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड किस जगह से निकलता है, ऑटोमोबाइल मतलब मोटर व्हीकल से जो धुएँ निकलते हैं वो, और इसी तरह से केमिकल इंडस्ट्रीज से जो निकलने वाले धुएँ होते हैं वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं और ये क्या करती है, एयर को गंदा करने का काम करती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, अब सल्फ़र जो है तो ये किस तरह से एयर में शामिल होता है, तो इसकी कॉज क्या होती है, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एंड आर हार्मफुल टू बिल्डिंग, क्लोथिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बर्निंग ऑफ कोल की बर्निंग, कोयला बर्न करने की वजह से क्या एयर में शामिल होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है तो हवा में शामिल होता है। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जब हवा में शामिल होता है तो ये क्या होता है, हार्मफुल होता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इसी तरह से क्लोथिंग्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, ये हर चीज़ के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ये हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्यों डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, क्योंकि ये कॉन्सनट्रेटेड होता है, इसका कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से हार्म करता है, बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचाता है। नाउ द कंट्रोल मेजर्स फॉर द एयर पॉल्यूशन। अब कंट्रोल मेजर्स किसे कहते हैं, एयर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए कौन सी चीज़ें की जा सकती है, उसे कहा जाता है कंट्रोल मेजर्स। द एटमॉस्फेयर हैज़ सेवरल बिल्ट इन सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस सच एज डिस्पर्शन, ग्रेविटेशनल सेटिंग, फॉलिकुलेशन, एब्सॉर्प्शन, रेन वॉश आउट एट्सेट्रा। अब ये सारी चीज़ें क्या है, कंट्रोल मेजर्स है, किस तरह से एयर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है, किस तरह से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके कुछ जो है तो दिए हुए सोर्स कंट्रोल, यूजिंग अनलीडेड पेट्रोल। सबसे पहले तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, अनलीडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। यूजिंग फ्यूल्स विथ लो सल्फ़र एंड ऐश कंटेंट, ऐसे पेट्रोल और डीजल्स ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उससे धुआं जो है तो कम से कम एयर में शामिल हो। इनकरेजिंग पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉक और यूज़ अ साइकिल एज अपोज टू प्राइवेट व्हीकल्स। हमें एयर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी चाहिए किस चीज़ की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी प्राइवेट व्हीकल्स जो है तो वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने से क्या होता है कि सड़कों पर गाड़ियाँ बढ़ती हैं, जब गाड़ियाँ ज़्यादा होगी तो उनसे निकलने वाले धुओं की जो मिकदार होगी वो भी एयर में बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जो है तो बढ़ता है।
इसी तरह से और कौन सी चीज़ें की जा सकती है एयर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए? प्लांट ट्रीज अलॉन्ग बिजी स्ट्रीट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा रश हो, पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा हो, वहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स को अगर लगाए जाएंगे, ज़्यादा ट्रीज़ लगाए जाएंगे, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होगा। क्यों? क्योंकि ट्रीज़ और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, इनटेक करते हैं, तो उस जगह का इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन होता है और वो फेवरेबल हो जाता है अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ वेस्ट डिस्पोजल साइट शुड बी सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी। जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो वेस्ट हैं उनको डिस्पोज करने के लिए शहर से दूर कोई एक जगह मुख्तस करनी चाहिए और वहाँ पर उसको जो है तो डिस्पोज करना चाहिए। सो दीज आर द कंट्रोल मेजर्स फॉर द एयर पॉल्यूशन। ये सारे क्या है, कंट्रोल मेजर्स है किसके, एयर पॉल्यूशन के। नाउ द सेकंड टाइप दैट इज़ द वाटर पॉल्यूशन। अब दूसरी जो टाइप है पॉल्यूशन की उसे क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के भी दो सोर्स है। अब वाटर पॉल्यूशन उसके नाम से ही जाहिर है, पानी में जो आलूदगी फैलती है उसे वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। ये भी हार्मफुल होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी होते हैं और साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल होते हैं। पानी में रहने वाले जो जानदार होते हैं उनके ऊपर भी ये नुकसानदेह असरात छोड़ते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? पॉइंट सोर्स, दीज आर द पॉल्यूटेंट्स दैट आर डिस्चार्ज एट द स्पेसिफिक लोकेशन थ्रू पाइप, डिचेस और सीवर into the bodies of surface water like factories, sewage treatment plants, abundant underground mines and oil tanks. वाटर पॉल्यूशन का पॉइंट सोर्स क्या होता है? किसी खास जगह से, किसी खास लोकेशन से ये पाइप के ज़रिए, सीवर्स के ज़रिए जो है तो बॉडीज़ ऑफ सरफेस वाटर में जो है तो ये एंटर कर जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं? दीज पॉल्यूटेंट्स कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू अ सिंगल पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। मतलब ऐसे पॉइंट सोर्स जिसका जो है तो डिस्चार्ज पॉइंट हम ट्रेस नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते कि पॉल्यूशन किस जगह से शुरू हुआ, उसे क्या कहा जाता है? नॉन पॉइंट सोर्स कहा जाता है। अब टाइप्स, इफेक्ट्स एंड सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज एनी केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल चेंज इन वाटर क्वालिटी दैट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट on living organisms or make water unsuitable for use। अब वाटर पॉल्यूशन जो है तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। इसमें टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, उनका सोर्स क्या होता है और उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हेल्थ के ऊपर। तो पहले देखेंगे नंबर 1 दैट इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। ये क्या है? ये पॉल्यूटेंट्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं और ये किसके ऊपर, इसका सोर्स क्या होता है? ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट की वजह से ये पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या होता है? ये डिफरेंट डिसीजेज़ जो है तो ह्यूमन बीइंग में और अदर ऑर्गेनिजम्स में जो है तो छोड़ते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज एनिमल मैन्योर एंड द प्लांट डेब्रिस। ये क्या है? टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स है। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट जिसको डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन भी कहा जाता है, और ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज एनिमल मैन्योर एंड द प्लांट डेब्रिस। अब ये क्या है? टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स है। ये ऐसी चीज़ें जो पानी को गंदा करने का काम करती है। अब इसका सोर्स क्या होता है? सीवेज होता है, पेपर मिल्स में से ये चीज़ें निकल के पानी में जाती है। पेपर मिल्स के ज़रिए जो पानी जो वेस्ट होता है वो पानी के ज़रिए बह करके बाहर आता है और ये जा कर के मेन वाटर बॉडी में शामिल हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? डिग्रेड वाटर क्वालिटी। ये पानी की क्वालिटी को जो है तो डिग्रेड करता है, ख़राब करता है। उसी के साथ साथ दिस कॉज फिश एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमिंग एक्वेटिक लाइफ टू डाई। और ये सारी चीज़ें, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में शामिल होने की वजह से क्या होता है कि उस जगह पर रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जितने जानदार है वो क्या उनकी जान को क्या होता है? ख़तरा होता है। इसी तरह से थर्ड वन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल एसिड, कंपाउंड्स ऑफ टॉक्सिक मेटल्स सच एज लीड, आर्सेनिक, सेलेनियम, सॉल्ट सच एज नाट्रियम क्लोराइड, ओशन फ्लोराइड्स फाउंड इन सम सॉइल्स। ये सारे क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं। ये वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एसिड हो गए, कंपाउंड ऑफ टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि लीड, आर्सेनिक, ये सारे मटेरियल्स जब पानी में शामिल होते हैं तो ये क्या करते हैं? पानी को गंदा करने का काम करते हैं। और इसका सोर्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड हाउस होल्ड क्लींजर्स। मतलब ये कहाँ से शामिल होते हैं वाटर बॉडीज़ में?
तो ये इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं, ये इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ये हाउस होल्ड में जो वेस्ट पानी के ज़रिए हम बहाते हैं उसके ज़रिए ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स और एसिड कंपाउंड्स ऑफ टॉक्सिक मेटल्स ये क्या होते हैं, पानी में शामिल होते हैं। इनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड के पानी में शामिल होने की वजह से ये मीठे पानी जो हम डेली अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या करता है, ये अनयूजेबल बना देते हैं। इसकी वजह से स्किन कैंसर का ख़तरा होता है, स्किन कैंसर की डिसीज़ हो सकती है। ये पानी में रहने वाले जो फिशेस होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, उनकी लाइफ को ख़तरा होता है, उनकी जान को ख़तरा होता है। और इसी तरह अगर ये मिट्टी में शामिल हो जाए, किसी ज़मीन पर अगर ये फैल जाए तो उस ज़मीन की क्या करते हैं, फर्टिलिटी, उस ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को ख़त्म कर देते हैं। तो ये इसका इफ़ेक्ट्स है। किसका इफ़ेक्ट है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स का। इसी तरह से नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल क्या होते हैं? ऑयल, गैसोलीन, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड, क्लीनिंग सॉल्वेंट एंड डिटर्जेंट, ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स है। अब ऑर्गेनिक केमिकल किस तरह पानी में शामिल होते हैं? ये भी सेम, इनका सोर्स भी सेम होता है, सरफेस रन ऑफ के ज़रिए। ये हाउस होल्ड क्लींजर्स जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घरों में साफ़ सफाई के लिए जो डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में जो मटेरियल यूज़ होता है, ऑयल यूज़ होता है या किसी तरीके के कोई सॉल्वेंट यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, उसके ज़रिए ये पानी में शामिल होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। और ये ऑर्गेनिक केमिकल्स जब पानी में शामिल होते हैं तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन नर्वस सिस्टम को जो है तो डिस्टर्ब करते हैं, उनके डैमेज होने का ख़तरा होता है, कैंसर्स का ख़तरा बढ़ जाता है इन सारे केमिकल्स की वजह से। चाहे वो ऑर्गेनिक केमिकल हो या इनऑर्गेनिक केमिकल हो, अगर वो पानी के शक्ल में अगर वो पानी में जाकर मिल जाए और वो पानी को गंदा करने का काम करे तो उसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट डिसीज़ेज़ जो है तो ऑकर होती है। स्किन कैंसर जैसी डिसीज़ेज़ जो है तो देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ ये जो पानी में रहने वाले जानदार होते हैं उनको भी क्या करते हैं, उनके ऊपर भी ये नुकसानदेह असरात छोड़ते हैं। इसी तरह से द नेक्स्ट पॉल्यूटेंट्स जो है तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल कंपाउंड कंटेनिंग होते हैं। अब इसमें क्या होता है, फॉस्फेट, नाइट्रेट और अमोनियम आयंस, ये शामिल होते हैं किसमें? प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। ये किस ज़रिए से पानी में शामिल होते हैं? सीवेज के ज़रिए से, सरफेस रन ऑफ, जो ज़मीन के ऊपर पानी का रन ऑफ होता है उसके ज़रिए से ये जा कर के किस में मिलता है? वाटर बॉडीज़ में मिलता है। वाटर बॉडीज़ में मिलने के बाद ये क्या करते हैं? पानी को गंदा करने का काम करते हैं। अब ये सारी चीज़ें पानी में मिलने से क्या होती है, जो पीने का पानी है उसको गंदा करते हैं विथ एक्सेसिव लेवल ऑफ नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एंड कैन किल अर्बन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। अब ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स जब पानी में मिलते हैं तो ये सबसे ज़्यादा किसके लिए हार्मफुल होते हैं? चिल्ड्रंस के लिए। जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं अंडर 7 ईयर 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये क्या होती है, ये चीज़ें नुकसानदेह होती है। नेक्स्ट जो है तो सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स कहते हैं पानी जब अपने साथ, पानी जब बहता है नदियों में या नहर में, जब पानी बहता है तो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को लेकर के बहता है, उसे कहा जाता है सेडिमेंट्स। पानी के बहाव के साथ जो चीज़ें उसके साथ चलती है, चाहे वो सॉइल हो, सिल्ट हो, एट्सेट्रा, मतलब मिट्टी, रेत, पत्थर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पानी के बहने के साथ साथ, पानी के बहाव के साथ साथ चलती है, उसे क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्स कहे जाते हैं। अब सेडिमेंट्स क्या होता है? सेडिमेंट्स पानी को गंदा करते हैं, पानी को गंदा करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो फिशेस होते हैं, वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। अब इसका कॉज क्या होता है? क्लाउडी वाटर देयर बाय रिड्यूसिंग द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, डिसरप्शन ऑफ एक्वेटिक फूड चेन। अब सेडिमेंट शामिल होने से रेत, मिट्टी या पत्थर ये पानी के साथ जब बह करके आते हैं तो क्या होता है, ये क्या ब्रेक करते हैं? एक्वेटिक फूड चेन को ब्रेक करते हैं। जो पानी में रहने वाले जानदार हैं उनकी जो ग़िज़ा हासिल करने का तरीका है उसको वो डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं। ये सेडिमेंट जो होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल किस तरह से होते हैं? क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो जानदार होते हैं, पानी में रहने वाले जानदार जो होते हैं, उनको इन चीज़ों की आदत नहीं होती। जब ये चीज़ें पानी में मिल जाती है तो उनका जो सिस्टम होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका रहता है। नेक्स्ट द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं? रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन, रेडॉन, यूरेनियम, सीशियम एंड थोरियम।
ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स किस तरह से पानी में शामिल होते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए। माइनिंग का प्रोसेस, माइनिंग मैंने पहले भी बताया, माइनिंग किसे कहते हैं? कान की खुदाई करना, मिनरल्स को निकालने के लिए गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारे मेटल्स जो होते हैं, सोना चांदी हो गया, इसे निकालने के लिए क्या किया जाता है? ज़मीन को खोदना पड़ता है। ज़मीन की खुदाई की जो की जाती है उसको माइनिंग कहते हैं। माइनिंग करने से क्या होता है? वो डस्ट पार्टिकल्स जो है तो इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स जब पानी में शामिल हो जाए तो ये वाटर पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाटर पॉल्यूशन में जब ये शामिल होते हैं तो ये पानी को गंदा करने का काम करते हैं, और जब पानी गंदा होता है तो पानी का इस्तेमाल क्योंकि हर जानदार करते हैं, और ये आलूदा होने की वजह से, इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की वजह से जब पानी गंदा होता है तो ये स्किन कैंसर का ख़तरा बढ़ा देता है जो ह्यूमन बींग्स में। इसी तरह से हीट, थर्मल पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से भी क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से वाटर कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। अब इसका सोर्स क्या होता है? वाटर कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो है तो ये थर्मल पॉल्यूशन जो है तो बढ़ता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? लो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, दे आर मेकिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मोर वल्नरेबल टू डिसीज़। अब जब ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वाटर कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ज़रिए, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ज़रिए जब ये पानी बहुत ज़्यादा हीट होता है तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होता है कि पानी में रहने वाले जानदारों के ऊपर ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह असरात को छोड़ता है, जिसकी वजह से जो पानी में रहने वाले जानदार होते हैं वो उनमें क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज़ेस जो है तो ऑकर होने लगती है, मुख्तलिफ बीमारियाँ उनमें पाई जाने लगती हैं। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसमें जो हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। नाउ दीज आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब पानी में जो पानी की आलूदगी को रोकने के लिए कौन सी चीज़ें की जानी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल शुड बी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। साइंटिफिक टेक्निक शुड बी एडॉप्ट। बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स को जो है तो एडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑफ कैशमेंट एरियाज़ ऑफ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम। जो कैशमेंट एरियाज़ है, नदी, तालाब और झरने, इनकी आलूदगी को रोकने के लिए जो है तो कोई साइंटिफिक टेक्निक को जो है तो अप्लाई करना चाहिए। इसी तरह से इंडस्ट्रियल प्लांट्स शुड बी बेस्ड ऑन रिसाइकलिंग ऑपरेशन। जो भी इंडस्ट्री जो भी प्लांट की जाती है उसको क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग ऑपरेशंस करना चाहिए। उनसे निकलने वाले जो वेस्टेज है उसको रिसाइकल करने का काम किया जाना चाहिए। इसकी वजह से क्या रुक जाएगा कि इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट है वो जाकर के वाटर बॉडीज़ में शामिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम पानी को गंदा होने से रोक सकते हैं। जो साफ़ पानी है उसको हम गंदा होने से रोक सकते हैं। प्लांट्स, ट्रीज एंड फॉरेस्ट कंट्रोल पॉल्यूशन एज दे एक्ट एज अ नेचुरल एयर कंडीशनर। अब प्लांट, ट्रीज एंड फॉरेस्ट ये क्या है? नेचुरल एयर कंडीशनर्स हैं। इसके ज़रिए हम आलूदगी को रोक सकते हैं। Trees are capable of reducing sulfur dioxide and nitric oxide pollutants and hence more trees should be planted। अब जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के जो मिकदार होती है उसका अमाउंट जो है उसको कम करते हैं, एनवायरनमेंट में कम करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। हमने दो टाइप्स देखी, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।